हरिओम हरिओम। लाइव शुरू हो रहा है। आवाज आ रही होगी स्पष्ट। हरि हरि शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां याड्यन्धकारापां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं जगद्व्यापिनीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्य महेश्वर कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम् आईं व्रील ऋक् ए ओं ऐ औच हायावरट लण यम गणनम जब यो घड़दश जब गड़दश खप छट थ चट तव कप य ससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। संज्ञा प्रकरण पर विचार चल रहा है। संज्ञा प्रकरण में अच संधि पर विचार चल रहा है। तो अच संधि के विचार में संधि क्या है, प्रकरण क्या है, ये सब परिभाषाएं बता दी थी और उसके साथ साथ अथ शब्द के बारे में चर्चा की थी कि अथ शब्द अनेक अर्थों के लिए आता है, जिसके लिए जो बोधन टिप्पणकार ने लघु सिद्धांत कौमुदी में भी किया है, गीता प्रेस गोरखपुर के 79 पेज पर, वह भी बताया था। और उसके साथ साथ कुछ सूत्रों को भी लिया था। जो सूत्र हमने लिए थे, एक तो इसमें ये वरदराजाचार्य की विशिष्टता है, एक विलक्षणता है, एक अनोखापन है कि एक रूप को सुधीधन उपास्य को लेकर वो क्रम से उन्होंने रूप ही वही उठाया जिससे वो क्रम से कम 7 सूत्रों को वो समझा सकें एक ही रूप से। इस प्रकार की रूप सिद्धि उन्होंने ली।
संधि के बारे में बताया था कि संधि जो है वो किन किन कारणों से संधि होती है और या कब कब संधि होती है। तो उसके लिए एक श्लोक भी आया था, संहितैक पदई नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। संहिता की जब बात हो, एक पद जब बन रहा हो एक पद में, तब होगी संधि। धातु और उपसर्ग अगर कहीं आ जाए तो मानो प्रा उपसर्ग है और उसके बाद में एति एक धातु आ जाए तो संधि हो जाएगी, प्रा धन एति। तो ये उपसर्ग और धातु जब एक साथ आ जाए तब भी संधि हो सकती है। समास हो तब भी संधि हो सकती है। जैसे हम जो रूप लेके चल रहे हैं सुधि धन उपास्य, यह समास का ही तो रूप है और कोई रूप थोड़ा ही है। क्योंकि सुधि को सुधि भीर उपास्य, ये तृतीय तत्पुरुष समास है। इसमें कुछ इस प्रकार से लिखने से थोड़ा और आप लोगों को बोधन हो जाएगा। लिखने से और थोड़ा कई इंद्रियां काम करती हैं, आंखों की भी, सुनने उनने वाली साथ साथ, तो उससे क्या होता है एकाग्रता बन जाती है। संहिता एक पदे नित्या, एक पद में तो अखंड पद के लिए तो आप सब जगह देख ही रहे हैं। धातु उपसर्ग का हमने उदाहरण जो बताया वो जैसे कोई बहुत सारे आएंगे। ये तो एक, चूंकि अभी पाठ चल रहा है, शुरुआत हुई है क्रम से अच संधि की, तो अन्यथा तो आगे इतने सारे आएंगे। जैसे प्रा उपसर्ग है और एति है, तो धातु हो गई तो पहले उपसर्ग हो गया, इधर उपसर्ग हो गया, ये श्लोक को समझाने वाली बात है। इधर धातु हो गई तो उससे क्या हुआ, इन दोनों में फिर संधि हो गई और ये रूप बन गया। तो ये धातु में और उपसर्ग में, अच्छा हम जो उदाहरण जो उठाते हैं, उदाहरण उठाने के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास सामने, लेकिन कोशिश ये रहती है कि उदाहरण वो उठाया जाए जो आपको थोड़ा जान पहचान सरल या पुस्तक इत्यादि का हो। क्योंकि कोई एक बार कर रहा है लघु, कोई दोबारा कर रहा है, फिर भी लघु ऐसी चीज है कि बार बार आवृत्ति मांगती है। तो ये धातु और उपसर्ग का उदाहरण हो गया। समास की बात अगर हम करें तो जिस रूप से हम इको अणचि संधि को लेके चले हैं उसमें समास ही है। ये जो सुधि धन उपास्य हम लेके चले हैं, इसका कोई अर्थ तो निकालना पड़ेगा। बिना अर्थ के तो व्याकरण ऐसे चलता नहीं है। तो अर्थ निकालने के लिए हम लोगों के पास क्या एक वस्तु व्याकरण ने उपलब्ध कराई है, समास उपलब्ध कराया है। कोई भी पद हो, जैसे कह दे हम सीतापति, तो सीतापति का अर्थ निकालने के लिए कोई समास करना पड़ेगा ना। तो उसमें फिर देखा कि सीतापति ही जो है वो सीता के पति जो है वो सीतापति है। जैसे रमानाथ कह दें हम या रामनाथ कह दें हम, राम के जो नाथ हो उन्हीं को रामनाथ कहेंगे, तो रामस्य नाथ जो हो वो रामस्य नाथ, वो रामनाथ हो गए। रामनाथ तो हमने एक में लिख दिया, लेकिन फिर उसको दोनों को जब तोड़ा तो एक में षष्ठी और एक में प्रथमा करनी पड़ी, रामस्य नाथ, तो वो षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। ये तत्पुरुष समास जो होता है ना, कई विभक्तियों में चलता है। कई पुस्तकें इसको कहती हैं कि द्वितीया से शुरू होता है, लेकिन प्रथमा तत्पुरुष समास भी होता है। तो इसी तरह से जो सुधि उपास्य जो है हमारा, ये सुधि उपास्य में भी समास है। सुधि उपास्य का कोई अर्थ तो निकालना पड़ेगा। तो महाराज सुधि उपास्य का क्या अर्थ निकलना चाहिए वैसे, क्योंकि सुधि उपास्य बहुत पढ़ा जाता है ना, इसीलिए प्रसिद्ध सी चीज है। इसका अर्थ क्या होगा, क्योंकि हम लेके चलते हैं कुछ चीजें, तो कुछ का अर्थ निकलता है, कुछ का हमें नहीं पता होता है, कुछ का सामान्य होता है, तो थोड़ा आइडिया तो रहना चाहिए। तो सुधि धन उपास्य रूप तो हमने कितने बार पढ़ा है। इको अणचि जहां संधि आई सुधि उपास्य उठ के आ जाता है। इसका अर्थ भी हमें पता होना चाहिए, सुधि का क्या अर्थ होता है और उपास्य का क्या मतलब होता है, और इन दोनों को मिलाकर जब हम इसमें कुछ समास इत्यादि करें या मिलाकर अर्थ करें
तो उसका क्या अर्थ निकलता है। तो यदि पता हो तो आप बताएं, नहीं तो फिर हम आगे लेके चलेंगे पाठ को। विस्मृति अभी याद नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती है, विस्मृति हो जाती है। विद्या तो ऐसा है ना, रोज रोज करते रहते हैं, याद रहती है। नहीं तो इसमें देखिए आप, ये कुछ हाँ जी, हाँ, तो तृतीया तत्पुरुष कैसे है? सुधी की तृतीया बता दो आप मुझे पहले, कोई सुधी। आप ही ने तो अभी बताया। हमने बताया, कोई बात नहीं, हमारी बताई हुई बात भी बता दो तो अच्छी बात है, बताई हुई बात भी भूल जाते हैं कहीं भी आप ना। सुधी भी तृतीया बहुवचन हो गया ना, और सुधी भेद बस ये है। बुद्धि ना ना ना, ये महाराज ऐसे है, देखिए इसको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना ये, तो ये ऐसे है, सुधी बिही, सुधी का रूप चलाएंगे, चलाओ थोड़ा, सुधी का रूप चलाओ। सुधी वो होगा, नदी का चला लो, नदी का चला लो, उसमें क्या है, सब हमारे हाथ में है। देखो इसका जब हम तृतीया में जाएंगे तो तृतीया का ये तो मोटी मोटी सी बात है कि तृतीया में इस तरह मिलता ही है रूप, तृतीया बहुवचन है कि नहीं, बस। और ये उपास से ऐसे है ना, ये इस तरह है ये, तो ये विसर्ग संधि से सीखेंगे ना हम, ये विसर्ग की जगह रेफ ऐसे आगे आएगा ना, उस कारण से ये जुड़ के फिर ऐसा हुआ है, ठीक है। अर्थात सुधी का मतलब होता है विद्वान, विद्वान, हाँ, पूजा करने, जैसे नहीं, पूजा करने वाले नहीं, पूजा करने वाले तो पंडित हो सकते हैं, ये विद्वान के लिए है, जो अच्छे विद्वान हो, जानकार हो। जैसे आप अभी लघु को जान गए तो हम कहेंगे आप भी जान गए, आप भी जान गए, आप दोनों को हम कहने लगे सुधीजन, विद्वान जन है आप, है ना, सुधीजन। तो सुधी उपास्य का मतलब है विद्वानों, तृतीया है तो तृतीया में क्या होता है, के द्वारा, तो विद्वानों के द्वारा, उपास्य मतलब उपासना की जाती हो जिनकी, जो उपास्य हो, तो विद्वानों के द्वारा जो उपास्य हो तो वो तो भगवान ही होते हैं भाई। जो विद्वान लोग हो गए उनकी विद्वता असली किस में है कि वो ईश्वर को ही अपना उपासक माने जी, है। नहीं तो हमारे कुटीर के जो स्वामी जी हैं वो ये कहा करते हैं कि आजकल के जो सुधी उपास्य है ना, उसका अर्थ आजकल कुछ और निकले लगा। शुद्ध अर्थ तो इसका ये है, सुधी उपास्य का शुद्ध अर्थ की अगर हम बात करें, विद्वानों के द्वारा जो उपासना किए जाने वाले हों वो भगवान, अर्थात इसका अर्थ हो गया भगवान, ईश्वर, शिव, राम, जिसको जो जिनको भगवान समझता है, अपनी अपनी कल्पना है। लेकिन इसका अशुद्ध अर्थ आजकल हंसी मजाक में क्या घटता है कि आजकल के विद्वान तो क्या है, सेठों की पूजा करने लगे हैं, उन्हीं को भगवान मानने लगे हैं, हमारे आश्रमों में व्यवस्था हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसे एक व्यंग है। तो इसलिए उनके लिए सुधी उपास्य का अर्थ होता है सेठ, ये व्यंग की बात है। वो बोलते हैं कई बार बोलते हैं वो कि अच्छा, फिर आता ही रहता है ये तो, और है ये घटता भी है। आजकल जो बड़े बड़े विद्वान भी हैं और व्याकरण के और सब कुछ, वस्तुतः होना तो ये चाहिए कि हमारी विद्या का फल ये है कि हम ईश्वर के प्रति और अधिक जो है भावापन्न हो जाए, और अधिक समर्पित हो जाए, और बिल्कुल अभेद दृष्टि को प्राप्त हो। लेकिन हो क्या रहा है, आज हर कोई विद्वान विद्वता सीखने के बाद में ये चाहता है, कोई चाहता है बड़ा आश्रम बन जाने के बाद में मैं भी रोज भंडारे चलाऊं, और उसके लिए तो फिर नमस्कार करना पड़ेगा किसी को नहीं, जिससे कोई एक छोटी सी वस्तु लेंगे। तो सुधी उपास्य का फिर कुछ और ही अर्थ निकल जाता है, यानी विद्वान फिर सेठों की पूजा करते हैं, उन्हीं की उपासना करते हैं, भगवान की नहीं करते। ऐसे व्यंग है, खैर जो भी है, थोड़ा हास्य विनोद व्यंग की बात है। अर्थात सुधी उपास्य का अर्थ है विद्वानों के द्वारा जो पूजित हो, उपासित हो वो। तो ये सुधी उपास्य में समास है, तभी तो इसका अर्थ सही घटित हुआ ना, तृतीय तत्पुरुष समास हुआ। सुधी भी उपास्य जो लिखा था हमने, वो उसका समास है, समास द्वारा अर्थ करने के लिए। जैसे कहते हैं, हम एक बार काशी में गए थे, तो काशी में जाने के बाद बोले हम विश्वनाथ की पूजा करते हैं, ये बोले तो विश्वनाथ बोले। विश्वनाथ लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं। ये चिन्मय मिशन के एक अनुभवानंद महात्मा है, वो कह रहे थे, मजा लेते, वो भी थोड़ा हंसी मजाक के तौर के है, एक दो बार कभी मिलते हैं तो बात वैसे मजाक करते हैं वो।
तो बोले विश्वनाथ के भी यहाँ दो अर्थ निकलते हैं। बोले क्या? वो तो समास करने वाले पे निर्भर करता है कि वो विश्वस्य नाथ, पूरे विश्व का नाथ समझता है भगवान शिव को, या विश्व ही जिसका नाथ हो। इस तरह भी तो समास हो सकता है, विश्व ही जिसका नाथ हो, तो वो समास करने पर वो आता है। जैसे हमारे एक बालक की अभी कुछ दिन पहले, बालक का मतलब जिज्ञासु की, और हमारा बालक को कोई हमारी बालक कुछ और मत समझ लेना, एक की शादी हुई तो उनकी पत्नी का नाम समझो कुछ ऐसा जैस्मीन, ऐसा कुछ। तो हमने कहा भाई बताओ जैस्मीनेश्वर कैसे है तुम्हारे हालचाल? तो हंसने लगा, खुश हो गया जैस्मीनेश्वर से। मैंने कहा इसके दो अर्थ निकलते हैं, या तो तुम जैस्मीन अर्थात अपनी पत्नी के ईश्वर हो, भाई पति परमेश्वर होते हैं उस प्रकार तुम ईश्वर हो, या तो ऐसा भी हो सकता है कि जैस्मीन ही जिसकी ईश्वर हो, अर्थात तुम्हारी पत्नी ही केवल ईश्वर हो गई तुम्हारी। तो समझना जब हम कुछ बोलते हैं तो उसमें कुछ भी हो सकता है, जब हम कह रहे हैं अति पाठानंद तो उसमें भी कुछ और हो सकता है, तो थोड़ा संभल के रहना, ऐसा होता है। अच्छा खैर, तो संहिता एक पदे नित्या, इस बात को लेके हम कह रहे थे नित्य धातु उपसर्गयो नित्य समासे वाक्य तुषा विवक्षण अपेक्षते। एक पद में संहिता हो जाती है नित्य, और जो है धातु उपसर्ग का ये उदाहरण ले लिया, और समास का उदाहरण सुधि उपास्य है। और जो बोलने वाले अगर कोई बोलता है वो संधि करे या ना करे वो उस पर निर्भर करता है, ये बात हम लेके चले। इसके साथ हम सूत्रों को लेके चले थे। तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य इस कारण से लेना पड़ा था क्योंकि व्यवस्था ये नहीं बैठ रही थी कि किस इक के स्थान पर कौन सा यण करे, क्योंकि सुधि का जो सकार उत्तरोत्तर जो उकार था वो भी हमारे सामने इक आके खड़ा हो जाता है, और धकारोत्तर जो इकार है वो भी हमारे सामने इक आके खड़ा हो जाता है, और आगे फिर उपास्य का जो उ है वो भी हमारे सामने इक आके खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार अगर अच की बात करें तो अच में भी सकारोत्तर जो उकार है वो भी अच आके खड़ा हो जाता है, धकारोत्तर जो इकार है वो भी हमारे सामने जो है अच आके खड़ा हो जाता है, और उपास्य का जो उकार है वो भी हमारे सामने अच आके खड़ा हो जाता है। तो उसकी व्यवस्था देने के लिए तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्व से सूत्र 1:166 आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सप्तमी के निर्देश से विद्यमान जो कार्य हो, अर्थात सप्तमी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, सप्तमी से जो निर्दिष्ट हुआ है कार्य, वो हमेशा वर्णों के अंतर में अव्यवहित हो, अर्थात बीच में वर्णों में कोई भी व्यवधान ना हो। इसी प्रकार आपको उसको समझना चाहिए। तो इसमें फिर एक विचार और उठ के आया था, यदि सूत्र का आप केवल इतना अर्थ करेंगे कि ये तो वर्णों के व्यवधान से रहित में कार्य करना है, तो भी गड़बड़ हो सकती है। केवल इसका इतना अर्थ करने से गड़बड़ क्या होगी कि वर्णों के व्यवधान से रहित में कार्य करना है, तो वो क्या करेगा, इसको इक समझ लेगा, और इस इक के स्थान और इक के परे अच भी है इधर, क्योंकि वर्णों का व्यवधान तो उल्टा भी हो सकता है। देखो कोई व्यवधान भी नहीं है, इस प्रकार भी सूत्र लग सकता है। तो इस प्रकार की ये तिगड़मबाजियों पर भी बुद्धि घूमनी हमारी चाहिए, अन्यथा बुद्धि जो व्याकरण का उद्देश्य है बुद्धि को सूक्ष्म करना वो नहीं हो पाएगा। ये उल्टा भी तो चल सकता है सूत्र, अगर इस सूत्र में से हम पूर्वस्य हटा दें तो सूत्र उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। ये इक मिल गया और व्यवधान से रहित इसको ये अच मिल गया, तो कार्य इक के स्थान पर यहाँ हो जाएगा, अर्थात उ के स्थान पर फिर यहाँ झट से वकार आके यहाँ बैठ जाएगा, और रूप जो है इकड़म तिकड़म बन जाएगा, और वापाश ऐसा कुछ बन जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। इसीलिए इसमें दोनों बातें हमारे लिए पकड़ना जरूरी है कि अव्यवहित भी हो और उसका कोई व्यवधान भी नहीं हो, और उसके साथ जो है वो कार्य पूर्व को हो, अर्थात अच उसके पर में हो। है इसका यही मतलब हो ना, पूर्व की बात करें तो अच उसके पर में होगा, तब इस प्रकार ये अव्यवहित की व्यवस्था बैठती है। तो इस तरह से हम तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्व से सूत्र का अर्थ हमने कर लिया था। फिर स्थाने अंतरतमा, स्थाने का मतलब था प्रसंगे सती, अर्थात जब ऐसा कोई प्रसंग आ जाए तो हमें निकटतम आदेश करना चाहिए। तो निकटतम आदेश में हमारे सामने जो वर्ण है वो इक के थे ई, उ, री और ली, और यहाँ हमारे जो है आदेश होने वाले अर्थात जो विद्यमान है ये है अविद्यमान, क्योंकि विद्यमान और अविद्यमान का अंतर हमें ठीक से पता होना चाहिए। अच भी अविद्यमान है और जो आदेश होता है वो विद्यमान है, क्योंकि अविद्यमान और विद्यमान पर ही अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय सूत्र पूरा टिका हुआ है। तो हमारे मस्तिष्क में बात अच्छी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए। और आई यू री के स्थान पर फिर यण होना था, तो या वा र ल इनका आदेश होना था। तो ये हमारा आदेश है, विद्यमान है अथवा आदेश है, ये इनका आदेश हमें होना था। तो सदृश्यतम की बात हुई थी, वहां पर सदृश्य भी खाली उन्होंने नहीं कहा, इसमें तम प्रत्यय जो लगाया अर्थात तम जो जोड़ा इसमें सदृश्यतम है, सदृश्यतम
अंतरतम ये लगाया, तो उसका मतलब है कि कोई भी आप ऐसा निर्णय किए बिना मत छोड़ देना कि दो वर्णों में कोई उससे भी ज्यादा अच्छा उसके जैसा कुछ हो, बिल्कुल उससे मिलता जुलता सा, क्योंकि आप भी देखते हो लेबोरेटरी में खून भी उसी का चढ़ाया जाता है जो खून बिल्कुल परस्पर मिलता है, अन्यथा वो नहीं करती। किडनी के टेस्ट भी होते हैं सारे, वो किडनी उसके लिए है कि नहीं ठीक, तब जाके वो दूसरी किडनी डॉक्टर भी चढ़ाते हैं। तो सदृश्यतम कार्य ही शोभायमान होता है, वरना नहीं शोभायमान होता। तो यहां पर फिर ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला की बात हुई थी। किससे? बोले स्थानकृत सादृश्यता हमने देखी थी। हमने क्या देखी थी? स्थानकृत सादृश्यता। अब फिर एक प्रश्न ये आता है कि चलो ई के स्थान पर या, तो स्थानकृत सादृश्यता आ गई, क्या हो गया? इचु ईसा नाम तालु से। ठीक है, बात क्लियर है। अब री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला और ऊ के स्थान पर वा किस स्थिति से हो सकता है? चलो ई और या की स्थिति तो क्लियर हो गई। अब रह गए तीन वर्ण ये और तीन वर्ण ये, यानी ऊ के स्थान पर क्या हम वा बैठाएं या रा बैठाएं या ला बैठाएं, इसकी व्यवस्था हम किस प्रकार देंगे? स्थान के हिसाब से आप बताएंगे। ऊ के साथ वह आएगा। क्यों आएगा? उसका स्थान एक है। ऊ का स्थान क्या है? पद्मानिया नाम ओष्ठव। ओष्ठ, बिल्कुल सही कहा आपने, सही जवाब। 1 करोड़ जीत गए आप। आगे बताओ। और रिकारस ऋतु रसाना मूर्धा। अच्छा, और ये था री ना। हाँ, तो री टू रसाणाम, तो री और रा भी एक ही उसमें आता है मूर्धा में। और ऋतु लसानाम दंताहा, भी दंताहा में ऋ और ल, स्थान एक है। तो आप बताइए अगर इसकी व्यवस्था नहीं बैठा रही तो री की रा पे बैठा दो, री की ला पे बैठा दो। ये तो रट रखा है कितने दिनों से, ई के स्थान पे या आता, ऊ के पे वा, ये के पे रा, री के पे ला, रट तो गया है, फिक्स हो गया है। लेकिन उसके पीछे क्या प्रक्रिया है? क्योंकि ये तो प्रक्रिया ग्रंथ है, सवर्ण आएगा। हाँ, स्थानकृत सादृश्यता की केवल हम बात कर रहे हैं। आप केवल स्थानकृत की व्यवस्था बता दीजिए। आप पढ़ चुके तुल्या से फिर तुम स्वर्णम, तो री के स्थान पर रा क्यों आया ये बता दीजिए। चलो ऊ को वा को छोड़ दो। लाइव जाना बंद हो गया क्या? हाँ बोलिए। अच्छा रुको, हम एंड लगा ले, जवाब देने लगे हो। ठीक है, अच्छा है, सब लगाया करो, फिर बदिया करो। अब सूत्र भी सुने जाया करेंगे, ऐसा नहीं जो जवाब अपनी मर्जी से पता है वो तो दे दिया झट से, और जो फिर हम सूत्र सुनने की बात चलाएंगे वृत्ति सहित, फिर उसमें जो है आपका फोन जो है सब बिजी हो गए, वो भी नहीं चलेगा सिस्टम। अच्छा बताइए, आप क्या बता रहे हो? उत्तर बताया ना, स्थान एक है बराबर। हाँ, एक बार इनका सुन ले। आप बताए उत्तर पहले। अच्छा, वह ओष्ठ से होता है, ऐसा किसने कहा भाई आपको? कहां पढ़ा, किस सूत्र में पढ़ा? वकार से ओष्टम कहां आया भाई? जरा मैं फिर तो ऐसा बोलो ना, दंतोष्ट। ओष्ठ क्यों बोलते हो? अच्छा, वकार से दंतोष्टम, तो ये तो ओष्ठ से हो गया, वो दंतोष्ट से होगा। ऐसे कैसे व्यवस्था बैठ गई? एक चीज आ रही है। अच्छा, और री और ली का भी बता दो फिर, जब बताने लग गए तो। री के स्थान पर रा क्यों आता है? चलो चलो ठीक है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ ही गए होंगे, ये ऋतु रसायन से व्यवस्था हो गई, उसकी ऋतु रसायन से हो गई। बस थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, और कुछ नहीं है। माइंड में घुमाते रहने से पक्का होता है। छोटी छोटी बातें होती है। कई बार हम क्या देखते हैं, गुरुजन मिल जाते हैं कई बार। अब ये तो नगरी ऐसी है, यहाँ पे गुरुजन घूमते रहते हैं। जब आत्मीय संबंध हो जाता है गुरुजनों से, तो पूछते क्या पढ़ रहे हो? बोले हम तो गुरुजी आजकल लघु पढ़ रहे। अच्छा बताना, ये अब आत्मीय संबंध है, वो पूछ भी सकते हैं। अब वो इतनी छोटी सी बात पूछ लेते हैं। सच में ऐसा बहुत बार होता है कि हमको पता होती है लेकिन घिसाई नहीं होती, हमसे नहीं बताया। अरे क्या पढ़ते हो तुम? पहले अपने इधर के महात्मा जी करते थे ना ऐसे कहीं। अब थोड़ा पता नहीं चीजें कैसी हो रही हैं, लेकिन अच्छा तो लगता है। मतलब जैसे जो चीज हम पढ़ रहे हैं और गुरुजन हमसे पूछ रहे हैं, और वो फिर उत्तर दिया जाए या ना दिया जाए वो तो बात की बात है, लेकिन एक प्रेरणा है, एक उत्साह बढ़ता है। हम तो बचपन में जो 5th क्लास में पढ़ते थे ना, 5वीं में, तो चूंकि हमारे पिताजी लेक्चरर, पढ़ाई लिखाई वाले मास्टर लोग, जो पढ़ाने वाले लोग होते हैं ना, टीचर, वो बच्चों को बहुत घिसते रहते हैं, उनको बहुत पेंसिल मारते हैं। अब हमारे घर पर कोई भी टीचर आए, अब टीचर के पास तो टीचर ही आएंगे। अब कोई भी अध्यापक आए, हमारे पिताजी 5 अध्यापक आए, माना कुछ दावत है, कुछ है घर पर। अब 5 जो है 5 सब्जेक्ट के हैं, हमारे 5 सब्जेक्ट का टेस्ट ही हो जाता था। पूछो, एक हमसे गणित रगड़वा रहे हैं,
एक ने हमसे एक दिन बायोलॉजी रगड़वा दी, कहते अपचयन और उपचयन में बताओ अंतर, हमें याद ही नहीं था, धर लिया उन्होंने तो हमें। बच्चा वैसे पढ़ता तो बहुत है लेकिन कमजोर है ये, अपचयन और उपचयन में अंतर हम नहीं बता पाए, हमें याद है वो सब आज तक। जब 5वीं क्लास में थे हम, अब हमें पता था आज हमारे एक दादाजी हैं वो आने वाले हैं और वो जो है मैथमेटिक्स के बढ़िया है, 5वीं तक का मैथमेटिक्स देखना उनके लिए क्या बड़ी बात है, वो आ गए। और हम सुबह सुबह ही हमें पता था आज वो आएंगे, क्योंकि माता जी आज पकौड़ी बना रही, ठंड का मौसम है तो अक्सर उनको बुला लेते थे, पास में रहते थे, आप आइए थोड़ी पकौड़ी खा लीजिए, तो पकौड़ी बनाने के चक्कर में उनको बुला लिया। तो बुलाने के लिए वो हम सुबह से, हमें आज तक याद है, हमें बिल्कुल जैसे हमारे आंखों के सामने वो सीन घूमता है, हमारे अंदर वो डर जगा कि आज तो मारे गए, आज तो मारे गए, इतने प्रश्न ताबड़तोड़ पूछे जाएंगे कि बहुत। और ये पिताजी की हमारे आदत थी, हमने पहले ही सच बोलते हैं, मतलब माँ सरस्वती का हमारा कोई पुराना संस्कार प्रेम था, हम धूपबत्ती लेके एक ऐसा आला जैसा कुछ बना हुआ था, ऐसा स्थान सा, आला बोलते थे हमारे यहाँ, तो उसको ऐसे को दीवार में बना देते हैं, आला बोलते थे, पता नहीं क्या अलग अलग स्थान पे अलग अलग बोलते हैं। तो हम सुबह से धूपबत्ती लेके घंटों लगे पड़े हैं, माँ सरस्वती का फोटो लगा रखा है, और तो कुछ पद्धति वद्धति कुछ नहीं पता है, हम छोटे से बच्चे हैं, बस धूपबत्ती घुमाए जा रहे हैं। अब माँ हमारी देख के घबराई, क्या हो गया आज, क्या हो गया, डर के बारे हम बताए नहीं, आज हमारा टेस्ट होगा, अरे टेस्ट ही तो होगा, क्या हो गया, तो 1 घंटा तो तुझे हो गया है, ये धूपबत्ती घुमाते घुमाते आज सारी धूपबत्ती इसी काम में खत्म कर दिया, चल पकौड़ी खा ले। उन्होंने हमें जबरदस्ती पकौड़ी खिलाई, थोड़ी चाय वाय पिलाई, ठंड का मौसम था, थोड़ी फिर डर सा खत्म हुआ, मतलब कुछ अन्न चला जाता है अंदर तो विचार बदलते हैं ना, तो विचार से मतलब तो हम निश्चिंत थे। लेकिन उन्होंने भी भाई हमें 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने डेसीमीटर होते हैं, आज तक याद है मुझे वो बात, कितने मिलीमीटर होते हैं, और एक फॉर्मूला भी दे दिया। एक दूसरे टीचर आ गए, उन्होंने एक फॉर्मूला देके चले गए, बोले तुम्हारे याद नहीं होते हैं, तुम गणित में कच्चे रह जाओगे। मैं कहा गुरुजी आप बता दो कुछ, बोले हम एक अपना गाँव का देसी फॉर्मूला देते हैं, उसको रट लो, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम इकाइयां भूल रहे हो। फॉर्मूला क्या, बोले मसडम डैकम, मसडम डैकम, मसडम मतलब माँ से मीटर, सा से सेंटीमीटर, इस तरह डा से डेसीमीटर, मसडम, फिर माँ से फिर मिलीमीटर, ऐसे फॉर्मूला बना के देके चले गए। तो गुरुजन जब पूछते हैं, बचपन से ही जब हमारी आदतें होती हैं, तो हमारा अंदर से आत्मविश्वास भी फिर बढ़ जाता है बाद में, और ये एक चिंता भी रहती है, हम उसको पक्का करते हैं। तो इसलिए हमने छोटी छोटी बातों को पूछा कि इसका स्थान क्या है, इसका स्थान क्या है, इसका स्थान क्या है, पूर्व सूत्र की बात, ये प्रसंग की बात थी, इसीलिए हमने बता दी। अच्छा, अगला सूत्र आ रहा है अब, अनचिच। अच्छा, ये अनचिच का क्या क्रम है, 8 4 47। नारायण हरि। अनचिच ये, अच्छा इसमें एक और विलक्षण बात है, आप लोग कई बार ये व्याकरण पढ़ने के विद्यार्थियों में ये दिक्कत आ जाती है, जो पहली बार पढ़ते हैं उनको दिक्कत आ सकती है, इसीलिए उसको बताना बहुत जरूरी है। दिक्कत क्या आती है कि हम जो सूत्र यहाँ पढ़ते हैं ना, हमें लगता है ये सूत्र इसी सिचुएशन में के लिए बना हुआ है, ये सूत्र जो बन रहे हैं, हम कितने सूत्र पढ़ेंगे, जो पहली बार पढ़ता है अवश्य उसके मन में ये बात आती है। 99% विद्यार्थियों से तो मैंने पूछा है, ये सूत्र पढ़ेगा इको याणचि तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, और आखिरी में अलोअंतस्य सूत्र में जाकर ये रूप सिद्ध होता है। तो वो ये सोचता है कि ये जो रूप है, इसी रूप के लिए ही ये सूत्र बने हैं, इससे बाहर ये कहीं लगने वाले नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, वरदराजाचार्य जी ने वो ऐसा क्रम बैठाया, ऐसी सेटिंग बैठाई कि सूत्र में इस रूप में बहुत सारे सूत्र समझा दिए। बाकी ये सारे सूत्र इको याणचि आपको आगे मिलेगा, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्व से पूरे अष्टाध्याय में, आपको स्थाने अंतर्गत में पूरे अष्टाध्याय में घूमने वाला है। अनचिच आगे खूब घूमेगा, झलाम जैसे सारे सूत्र घूमेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब अनचिच है, वो अनचिच में हम पहले पद देख लेते हैं उसी तरह से, और फिर पद के हिसाब से फिर हम देख। अनचि उसमें तो कुछ पद में कुछ ज्यादा चक्कर है ही नहीं, पद की तो ऐसी कोई बात है ही नहीं इसमें। एक तो ये चा है, ये तो अव्यय पद है, और ये अनचि है, अनचि में समास है, अन और अचि, ना अच ना अचि इति अनचि। बताया था ना आपको, नए तो आपको पक्का हो गया होगा, नए में तो कुछ वो नहीं, मतलब नए के तो अगर हम आज आपको दे दें कुछ उदाहरण कि आप नए के बना के ले आओ तो ले आओगे ना। क्या था नए में, ये व्यंजन और हर को लेके बात, नए समास जो था ये वाला, इसमें व्यंजन और हल को लेकर क्या बात हमने कही थी, दे देंगे आज उदाहरण हम उसके, फिर कुछ करने के लिए, पक्का करने के लिए। बस ये कहा था हमने कि अगर बाद में अचवर्ण आ जाए तो निषेध करने के लिए अन लिख देना उसके साथ, और अगर बाद में कोई व्यंजन वर्ण आ जाए, जैसे ज्ञान आ जाए,
ज्ञान है, और हमें कहना है ना जान इति अज्ञान, तो ये क्या आ गया, हलवर्ण है ना, तो आ जोड़ दिया। और यहीं पे अगर हमारा कुछ उपासना इत्यादि होता तो फिर उसको ऐसे ऐसे हिसाब से फिर मतलब अच के साथ अन था और हल के साथ आ। हाँ, बस ये छोटी सी बात थी। तो ऐसे छोटा छोटा परिचय होता चला जाएगा। तो अनचिचा में वो कहना चाह रहे हैं कि स्पष्ट जो सूत्र से हमें समझ में आ रहा है कि कुछ बिना अच के कोई बात आ रही है। अब वृत्ति क्लियर करेगी आगे आगे की बात, लेकिन सूत्र देखते भी हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि 8447 सूत्र इस प्रकार का है। अनचिचा, अनचिचा में एक अच लिया है इन्होंने, और अची जो है वो सप्तमी है, और चा जो है वो अव्यय पद है। अच्छा, सूत्रों के अर्थ करने के लिए सामान्य रूप से एक देसी फार्मूला जो बताया हुआ है अष्टाध्यायी के हिसाब से, देसी कह रहे हैं हम, वो तो पाणिनि जी के द्वारा बताया हुआ है, हमने देसी बोल दिया उसको। तो सूत्रों के अर्थ करने का एक फॉर्मूला आप लोग सामान्य रूप से समझ लें। आपने सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी धूर्नी हो जाएगी, और यदि नहीं सुना हो तो आज सुन लो। जहां आपको मिल जाए प्रथमा सूत्र में या वृत्ति इत्यादि में कहीं प्रथमा मिल जाए तो समझना कि वो आदेश का जिक्र होने वाला है। ठीक है, यानी विधान किया जाएगा कुछ, यानी विद्यमान का मामला आएगा कुछ ना कुछ, जहां सूत्र में आपको प्रथमा मिल जाए। और प्राय देखा गया है संज्ञा सूत्रों में भी प्रथमा मिलती है। प्राय 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 शब्द जोड़ दिया हमने, लगभग हमेशा ही मिलती है। संज्ञा सूत्रों में भी आपको प्रथमा मिलने वाली है। अच्छा, दूसरी विभक्ति को देखने की जरूरत नहीं है, तीसरी को भी देखने की जरूरत नहीं है, चौथी को भी देखने की जरूरत नहीं है, फिर सीधे पंचमी पे आ जाओ। पंचमी अगर किसी पद के साथ आपको मिल जाए तो उसका अर्थ करने के समय पे आपको क्या बोलना है, जिस भी पद में हो उससे परे, से परे, ऐसे उसका अर्थ करने के। माना किसी पद में पंचमी है तो पंचमी आने के टाइम पे आपको फिर ये करेगा, जिस पद में भी पंचमी होगी, माना अच में पंचमी है, अच, तो कहेंगे अच से परे, ऐसे अच से परे। मरुत की पंचमी क्या बनती है, मरुत का रूप याद करने को कहा था, मरुतः। अच की क्या बनेगी फिर उसके अनुसार, अच्छा। तो जहां तुम्हें ये अचह लिखा मिल गया पंचमी के अर्थ में, क्योंकि अचह षष्ठी में भी आता है ना, इसलिए अगर पंचमी अर्थ में अचह लिखा है कहीं तो ये समझना कि ये कहना चाह रहा है ऐसे अच से परे, पंचमी है क्योंकि इसमें, यह सूत्रार्थ करने में आपको मदद मिलेगी। फिर षष्ठी आ जाओ, षष्ठी स्थानीय योगा के सिद्धांत से चलेगी के स्थानीय, अब एक सूत्र में आ ही रहा है अभी, झलाम। तो झलाम क्या है, झलाम है षष्ठी बहुवचन है कि नहीं, झलाम आगे आ रहा है, तो उसका मतलब है झलो के स्थान पर, झलो के स्थान पर, इस तरह से इसका अर्थ में निकालना होगा। अर्थात षष्ठी जिसमें आ जाए तो षष्ठी आने के समय पे उसका अर्थ निकालना है के स्थान पर। सप्तमी अगर आ जाए तो सप्तमी में उसके परे रहते, इसके परे रहते, इस तरह से जिस पद में हो उसके परे रहते, या परे होने पर, परे होने पर, इस तरह से इनके हमें अर्थ करने में मदद मिलेगी। सामान्य से बातें हैं, इनको आप नोट कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये अर्थ करने में हमें मदद देते चले जाएंगे। तो अब हम अपने प्रसंग में आ जाते हैं जो चल रहा है। इसमें अनची में अची है, तो अची क्या है, अच की सप्तमी है कि नहीं, तो अर्थ करने में मदद। तो इतनी बात तो मैं सूत्र से पता चल गई कि अच के परे रहते कोई बात आएगी, इतनी बात तो गुरुजी ने हमें सिखा दी, तो पता चलेगी कि अच के परे रहते कोई बात आएगी। अब आगे हम इसकी वृत्ति पढ़ते हैं। अचः परस्य यरो द्वे वास्तो न त्वची, ये त्वची का क्या मतलब है भाई, कोई बताएगा मुझे? तू अच्छी, हाँ तू अच्छी, इसमें इको अणची संधि हुई है, तू अच्छी, क्योंकि तो पढ़ भी चुके आप, अभी तो बता भी सकते हो। तो अचा परस्य यरो द्वो वास्तो न त्वची, ये जो वा जो शब्द होता है ये विकल्प के लिए होता है। इसका मतलब ये होता है, वा का मतलब विकल्प, जहां भी वा आ जाएगा सूत्र में, आगे और भी आएंगे इसके पर्यायवाची,
इसी के पर्यायवाची विभाषा भी होता है, आगे आएगा। इन सब का मतलब विकल्प ही होता है। कई आएंगे, अभी हम एक दो लिख दे रहे हैं। अन्य तरस्याम भी आएगा, इस तरह आएंगे, और भी शब्द आएंगे। इन सब का मतलब जो है विकल्प होता है। विकल्प का मतलब ये होता है कि वो जब हम रूप सिद्ध करने चलेंगे तो एक रूप में तो सूत्र लगेगा और दूसरे रूप में सूत्र नहीं लगेगा, उसको वैसी ही स्थिति में छोड़ दिया जाएगा। तो विकल्प जहां आ जाएगा, अर्थात वह जहां आ जाएगा, या विभाषा जहां आ जाएगा, या अन्य तरस्याम जहां आ जाएगा, वहां पर हमारे दो रूप बनने वाले हैं, एक विकल्प का रूप बनेगा। ठीक है, तो अनचिच्या में भी वह आ गया है। तो वो कह रहे हैं अचपरस्य, अच से परे, यर हो तो द्वेवास्तो द्वित हो जाए, अर्थात दो हो जाए, न तू अच्छी, अर्थात अच्छी मतलब अच परे ना हो। तो इसमें दो बातें आ गई। इसमें क्या कंडीशन बनी कि एक तरफ तो अच हो और एक तरफ अच ना हो, और बीच में यहां कुछ रिप्लेसमेंट होना है। एक पद आएगा कोई भी, उसमें जिस वर्ण के साथ हम खेल करने वाले हैं, यहां पर कोई वर्ण अभी बैठा है, स्थानीय है, वो स्थानीय तो होता है ना, जो स्थानीय है ना, वो बैठा है ना, वो स्थानीय। हाँ, और ये इसका पूर्व निमित्त हो गया। पूर्व का निमित्त यही है ना, वही निमित्त क्या है, कोई कारण को निमित्त कुछ तो हो, और ये इसका क्या हो गया, नाच पर निमित्त। तो यही तो तीन चीजें आई ना, पूर्व निमित्त, पर निमित्त और स्थानीय। तो पूर्व निमित्त हमारा अच है, लेकिन पर निमित्त क्या है, अच भिन्न, अच से अलग, यानी अच नहीं हो, इस तरह से इन्होंने कहा। तो इसमें अभी थोड़ा सरल कर रहे हैं, इसमें समास इत्यादि का भी खेल है। ना अच का मतलब तो हल हुआ ना फिर। हाँ, ना अच जो बोला है, हाँ, ना तो अच्छी, हाँ, इसका मतलब वो हल ही हुआ। हाँ, हाँ, और बोलो, और कुछ बोलना हो तो। बाकी और गहरा प्रकाश भी है इस पे, वो धीरे धीरे डलेगा, वो अभी एकदम से नहीं डाला जा सकता। और इस पर गहरा शास्त्रार्थ भी है जो आपने बोला। हाँ, अभी के लिए ऐसे ठीक है, ठीक है, क्योंकि सारा एक साथ परोसना गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो बाद में अच ना हो, ठीक है, बाद में अच ना हो, इसमें भी समास का खेल है दरअसल, वो बाद में आएगा। तो अब हम अपनी जो अभी तक जो हमारी बन चुकी है स्थिति, हम चले थे सुधी धन उपास्य से, और वहां से चलते चलते हम कहां तक पहुंच गए थे, आप बताएंगे। पूर्व पाठ में हम कहां तक पहुंच गए इस रूप में, सुधय धन ये भी हलंत है, ठीक है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। ये हमारी आगे देखो, पुस्तक में दिया भी हुआ है तो स्पष्ट ही, सुधया उपासेति जाते, मतलब यहां तक हम पहुंच गए अभी। अब इसमें हम सूत्र कौन सा लगाने जा रहे हैं, अनचि च। अनचि च क्या कह रहा है, आप बताएंगे, आप क्या कह रहा है अनचि च सूत्र। अनचि कह रहा है हाँ, कि किसी वर्ण, स्थानीय या वर्ण से पहले अच हो और परे अच ना हो, उसका द्वित्व हो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, आत्मविश्वास है आपका, ठीक, या तो उसका द्वित्व हो जाएगा। हाँ, अर्थात पहले अच हो और बाद में अच ना हो तो द्वित्व हो जाए, ऐसी स्थिति आपको इसमें कहां प्राप्त हो रही है, आप बताइए महाराज। ये जो रूप है हमारा, इसमें अनचित सूत्र को कहां प्राप्त है, कहां लगा सकते हैं हम, अनचित सूत्र किन किन वर्णों पर खेल सकता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हमें सूत्र को देख के उसका अर्थ हमें स्पष्ट हो जाए, अर्थ स्पष्ट होने के बाद में जब जहां उस रूप को, जिस रूप में हमें वो सूत्र से लगाना है, जिस रूप को सिद्ध करना है, उसका एक एक वर्ण हमारे दिमाग में उस सूत्र के पूर्व निमित्त, पर निमित्त और स्थानीय के हिसाब से रील की तरह चलने लगे। आप बताइए। सुधी से हम आते आते ये कोई अणचित सूत्र लगा दिया स्थानीय अंतरतमा की मदद से,
और तस्मिनिति निर्दिष्ट पूर्वस्य की मदद से ये निर्णय हो गया कि कौन से इक के स्थान पर कौन सा यण होना चाहिए। स्थानीय अंतरतम की मदद से हमने ये निर्णय कर लिया कि सदृशतम आदेश साथ, अर्थात हमें सदृशतम आदेश जो है वो इक के स्थान में यण में ई के स्थान पर यकार ही प्राप्त है। अब आगे की स्थिति आ गई, सुदय धन उपास्य है। अब सूत्र आ गया अनचिच है। अनचिच से सूत्र कह रहा है कि अच से परे अनच हो, अच ना हो तो उसको द्वित्व हो जाए, ऐसी स्थिति हो गई। यर को यर होना चाहिए, यर भी देखना है। पूर्णिमित अच है, रिप्लेसमेंट होना है यर में, अर्थात जो परिवर्तन होना है वो यर में होना है। द्वित्व किसको होना है? यर को। सूत्रार्थ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच हो इधर, इधर अच नहीं हो, ना अची, ऐसा है ना, अनची अनची, इधर हो अच, और यहां होना चाहिए यर। यर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं फटाक से बता देगा कोई विद्यार्थी। हकार को छोड़ के सारे हल। हाँ जी, हकार को छोड़ के सारे, हकार को लेकर छोड़कर सारे व्यंजन। जी। हल्का हा भी आ गया क्या? हकार तो छुड़वा ही दिया बोले हमने, हम तो पकड़े ही नहीं जा सकते, अब हमने तो पहले खोल दी बात। तो अच्छा, तो ये तो आ गए। अब मुझे बताओ इस सूत्र में इसको कैसे लगा, इस रूप में इसको कैसे लगा दे सूत्र को। आपको सारी बातें पूरी तरह क्लियर है यहाँ पर। अब आप मुझे फटाफट सिखा दीजिए इसको कि मैं इसको कैसे लगा दूं, बस इसका फिर चैप्टर क्लोज। इस सूत्र का लगवा दीजिए कोई आप दोनों में से एक, चारों में से, छहों में से, आठों में से कोई भी लगवा दो। मेरे हिसाब से 2 जगह लगेगा। कहाँ कहाँ बोलिए, लगा देता हूँ। उकार का द्वित्व होगा, किसका? उकार का, धकार, धकार का, इसका द्वित्व होना चाहिए। और कहाँ लगना चाहिए? और सकार का भी, सकार का भी द्वित्व होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, उपास्य में, उपास्य में सकार का, सकार का द्वित्व होना चाहिए। अच्छा, कैसे लगना चाहिए ये बताइए। उपास्य में अच है, उप उसका पकार का अच है, और जो स्थानीय है सकार उसके परे यर है। सही दिमाग लगाया, लेकिन यहां हमें जाना नहीं है। अभी इसमें बताइए, इसमें सेम कंडीशन है। इसमें कहाँ लगेगा? धकार से पूर्व में अच है, पर में यकार यर है। तो क्या बन गया रूप फिर? ओ सॉरी, अच नहीं है तो द्वित्व किसको कर दूं? धकार। तो क्या बन गया रूप? सु सु ध ध ध य। उसको एज इट इज छोड़ते चले आओ अभी, ठीक है। नहीं, ये वाला जो उपास्य वाला ये गलत है। नहीं नहीं, गलत नहीं है, उस पर विचार नहीं है अभी, अभी इसी पर विचार है। गलत और सही की बात नहीं है, अभी शुद्ध के रूप पर ही विचार चल रहा है ना, उस दृष्टि से। तो अब मुझे ये बताइए आप कि ये जो रूप बना, दूसरा एक और रूप बनेगा, वो क्या बनेगा? विकल्प से हो रहा है ना कार्य, एक पक्ष में कार्य कर दिया, दूसरे पक्ष में एज जोड़ दो, ठीक है, एज छोड़ देंगे। तो अभी हम रूप हमारे यहां तक पहुंच गए। अनचिच है, सूत्र हो गए, ठीक है। अनचिच समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यार मिला था और यार को द्वित्व होना था, क्योंकि उसके परे हमें ना अचिच है, अचनी चाहिए था। अगले सूत्र, नीचे वाला द्वित्व का अभाव हो गया, ये द्वित्व भाव हो गया, ये द्वित्व भाव है, ऊपर वाला द्वित्व वाला है। चलो अब आगे चलते हैं। अगला सूत्र है, उन्होंने बोल भी दिया, इति दकारस्य द्वित्वेन शुद्ध है। यहां से देख के तो नहीं बोला, पुस्तक में लिखा है वो तो नहीं टिपा। अच्छा ठीक है क्योंकि इन्होंने स्वयं भी बोला हुआ था। अच्छा, जलाम जश जशी, जलाम झष झषी, लिख देते हैं इसको, जलाम जश जशी, पहले जकार है, ठीक है। हाँ पहला जकार है ना। इसका अर्थ आप ही लोग करेंगे, मैं सिर्फ विभक्ति लिखूंगा, आप लोग मुझे इसका अर्थ सिखाएंगे। जलाम, हाँ ठीक है, जश और जशी, और इसकी हम संज्ञा भी लिख देते हैं।
संख्या है इसकी 8453। झलाम की विभक्ति लिख देते हैं हम। और जश की विभक्ति लिख देते हैं हम। अब आपको वही फॉर्मूला काम आएगा जो फॉर्मूला आप लोगों को भी बताया गया था। चलो से परे, चलो के स्थान पर जश आदेश जश परे रहते, तो ये सप्तमी हो गई, ये 7 है, ठीक है। अब मुझे इसका अर्थ आप लोग फटाफट बता दें। मतलब जो पहले फॉर्मूला हम लेके नहीं चले थे, एक प्रथमा को लेकर, पंचमी को लेकर और षष्ठी और सप्तमी को लेकर, उसे अर्थ करना सीखा था हमने। क्या करेंगे इसका अर्थ? बताइए, आप बताइए महाराज। झलों के स्थान पर जश हो, झलों के स्थान पर जश आदेश हो, झश परे होने पर। झलों के स्थान पर षष्ठी स्थान ही होगा, स्थान के रूप में बोली जाएगी। जी। जश, जश आदेश हो, क्योंकि ये प्रथमा है। प्रथमा एक वचन आदेश होता है। हाँ, आदेश के लिए होती है। आदेश हो, निमित्त झश होने के कारण पर में जस के परे रहते। परे रहते हैं, परे होने पर। तो झलाम का मतलब क्या है? झल प्रत्याहार। और जश का मतलब क्या है? जश प्रत्याहार। और जश का मतलब क्या है? जश प्रत्याहार, मतलब प्रत्याहार। तो झल, झल का मतलब क्या है? झल के अंदर कौन कौन से वर्ण आ गए? झल में कौन सा? चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला और ऊष्मण आ गए। ऊष्म तो ऊष्मा छोड़ते हैं, ठंड में बड़ी अच्छी लगती है। तो कौन कौन से ऊष्मा छोड़ने वाले? ठीक लिखा हमने, गलत लिखा? ये ठीक है, ये ठीक लिखा हमने जल के लिए, ये गलत लिखा? हाँ, तो बात में आना चाहिए। आया कि नहीं आएगा? नहीं, वो ठीक है, आगे पीछे हम कर लेते हैं, वो क्रम की बात आपकी सही है। वैसे बता दीजिए हमें, क्रम की बात रहने दीजिए आप। वैसे वर्ण आ गए पूरे? जश में भी बता दीजिए फिर फटाफट, समय की भी मांग है। जश में तो तीसरे, केवल तीसरे वर्ण। तीसरे में कौन से होते हैं? जब, गड, द। कम है इसलिए लिख दिए, ज्यादा थे इसलिए नहीं लिखे। जश में कौन से आ गए? चौथा। चौथा का मतलब बोल के भी बता दीजिए। झभ, ठीक है। और कौन से आ गए? तो चौथा आ गया झभ, घ, ढ, ध। तीसरे में वही जब, गड, द। ठीक है। कंडीशन क्या बन गई? कहते हैं कि झलों के स्थान पर जस आदेश हो, कब? जब झस पर में हो तो, यानी झल वर्णों के स्थान पर जश के वर्ण आदेश हो जब झस परे हो। अच्छा, तो हम कहां तक पहुंच गए थे सूत्र में? रूप सिद्धि में। सूत्र का अर्थ हो गया विकल्प से हो गया था, एक पक्ष विकल्प से हो गया। हाँ, वो बिना विकल्प वाला बता दो आप। सुदय धनोपास्य, सुदय, फिर ध, 2 बार था ना ध। ये तो विकल्प से हो गया। हाँ, कोई नहीं, इस पे रूप सिद्धि इसमें चलाएंगे, उसमें भी उपास्य, चलाएंगे, उसमें भी चलाएंगे, उपास्य। लेकिन पहले इसको मुख्य ले लेते हैं। अब इसमें बता दो झल कहाँ है और जश परे कहाँ है, इतने में ही देखने हैं, बाकी उस पर दिमाग नहीं लगाओ। ऐसे तो दिमाग लगाने को लगा सकते हो, लेकिन इसमें लगाओ भी। जल कहाँ है भाई? सू का उकार तो छोड़ दो, वो तो आता ही नहीं है हल वर्ण में। इन 3 में से देखना है हमें, कुल मिला के इन तीनों में से सबसे पहले हमें क्या देखना है? स्थानीय को देखना है। स्थानीय में यानी जो बैठा हुआ है वहां पर उसके स्थान पर रिप्लेसमेंट होता है। स्थानीय कौन सा होना चाहिए? झल। तो झल कौन सा है इसमें? भाई आदेश को भी छोड़ दो,
आदेश का भी विचार तो बाद में आएगा, पहले स्थानीय चेक करेंगे ना, पहले कुर्सी देखेंगे कैसी कुर्सी है। तो ये देखो कि झल कहाँ है इसमें, और ऐसा जल देखना जिस जल से पहले झश भी पड़ जाए, है कि नहीं है। पहले ये देखो झश में ये आता है क्या यकार, क्यों, क्योंकि आयावरट के में है, ये तो ऊपर रह गया बहुत, तो ये तो है नहीं, यानी ये झश में नहीं आता, तो हमारे हिसाब से झस की कंडीशन को पूरा करता ही नहीं है। तो क्या होना चाहिए, ना झस होना चाहिए, क्या होना चाहिए ये है, क्या बोलो इसको फिर, अनझस बोलूं या अझस बोलूं उसको, हाँ अझस बोलना पड़ेगा ना। आपने कैच की मैंने क्या बोला ये बात, वो नहीं तत्पुरुष समास। हाँ बस ठीक है, ऐसे कैच करना है ना। तो अब ये बताइए मुझे, ये तो इसका तो किस्सा हो गया खत्म, अब ये दो बच गए, इनमें से देख लो कौन सा झल कौन सा झस है। पहला ये क्या है, झल है, अच्छा ये क्या है, ये भी झल है लेकिन कंडीशन के हिसाब से झश होगा, ये को जीतो हाँ। है झशी। हाँ, आएगा तो ये भी, लेकिन कंडीशन के हिसाब से देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर जश परे नहीं मिलेगा, तो उसके हिसाब से हमें फिर ये झल कंडीशन के हिसाब से ये फिट बैठ जाएगा। तो क्या करना है उसके स्थान पर जश आदेश। तो जस में जब आदेश देखेंगे हम, तो जस में क्या क्या है, जब ग ड द, जब ग ड द। तो जब ग ड द में हम जब देखेंगे इसमें, तो धा के हिसाब से स्थानकृत सादृश्यता कहां बैठेगी, क्योंकि इस धा में रिप्लेसमेंट होना है, इस धा के स्थान पर परिवर्तन होना है, इस धा के स्थान पर दूसरा वर्ण बैठने आने वाला है। तो जब अगर धा में कौन सा इसके साथ जो है ज्यादा स्थानकृत सादृश्यता, देखो कौन कौन सी, धा का स्थान कहाँ है, दंता, किससे, किससे, हाँ हाँ बताइए बताइए, बोले बोले, ऋतु रसायन है ना, ठीक है। और इधर ऋतु रसायन का कुछ है, हाँ जी तवर्ग का दकार है, दकार है। तो जकार तो नहीं आता ऋतु रसायन में, जकार तो नहीं आता, तो जकार किसमें आता है, किसमें, इच्छु ईशानम में आ गया ना, ऐसे भी बोलोगे तो भी चलेगा। और बकार, बकार किसमें आ गया महाराज, उपपदमान उष्ट, हाँ उपपदमान में आ गया, ठीक है, वो उष्ट में आ गया। और गकार किसमें आ गया, और डकार किसमें आ गया, मूर्धन, कैसे, ऋतु रसायन मूर्धन, बस पक्के हो रहे हैं ना, बस यही काम है और क्या है। तो बैठा दें, किसको बैठाएं, बैठने का काम आ गया, कुर्सी निर्धारित हो गई, धकार के स्थान पर तो रूप कुछ इस तरह का बन गया, हमारी गाड़ी यहां तक पहुंच गई। अच्छा, अब आगे सूत्र आ रहा है, ऐसी स्थिति में सूत्र कह रहा है संयोगान्तस्य लोपः, संयोगान्तस्य लोपः। अच्छा, अब आगे यहां तक स्थिति बन गई हमारी। हाँ, उसमें जो विकल्प वाला था उसमें भी उसी तरह रिप्लेसमेंट हो जाएगा। उसमें क्या रूप बन जाएगा, सु द, उसमें केवल एक ही धा है, सुधा, उसमें धा नहीं है ना, या है, ऐसे है ना उसमें, वो ऐसे हो गया। यहाँ तक दो रूप आ गए हमारे ये, ठीक है। अब आ गया हमारा संयोगान्तस्य, हाँ जी, नहीं ऐसे था ना रूप, वो एक धकार का रूप ये था, धकार का द्वित्व हुआ था, एक में धकार का द्वित्व नहीं हुआ। हाँ, तो एक जिसमें धकार का द्वित्व नहीं हुआ वो ऐसा था, हाँ। ठीक है। फिर उसमें जलाम जैसी लग गया तो धकार की जगह धकार हो गया, वो ऐसा बन गया। रूप तो दोनों लेके चलने पड़ेंगे कि नहीं, छोड़ देंगे, बात नहीं पकड़ में आई। पहला रूप बनाया था हमने शुद्ध धाया उपास्य, उसमें हमारे धकार जो दो हो गए थे, क्यों हुए थे धकार दो, क्योंकि वो विकल्प से क्या करता था, द्वित्व करता, अनचिच्या से विकल्प से वो द्वित्व करता था। तो एक पक्ष में उसने द्वित्व कर दिया, धकार को दो बना दिया उसने एक से, एक पक्ष में उसने धकार को अकेला छोड़ दिया, या अकेला छोड़ दिया। अब उसके बाद सूत्र हमारा आ गया झलाम जश झसी, झलाम जश झसी, दोनों सूत्रों दोनों रूपों के लिए आए ना। इस रूप के लिए जो एक रूप ये था, कहां तक, अनचित